आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज मास्टरी टू स्टिलनेस, मास्टरी टू इंटीग्रेशन सेशन में आज हम 23वां दिन में प्रवेश कर रहे हैं और जहां हम बात करेंगे अपने शरीर की मास्टर कंट्रोलर की, यानी कुछ और नहीं, अपने मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, सेंसरी ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर में क्या होते हैं साथियों? तो सबसे पहला होता है हार्डवेयर, यानी हमारा शरीर, जिसके लिए चाहिए फ्लेक्सिबल मजबूती, और उस मजबूती हालात में ही बने रहे, ताकत डिलीवर करते रहे, इसे कहते हैं इंडोरेंस। तो ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। अब सिर्फ फिजिकल, यानी कि इसे आप नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। हमसे ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, यानी कि फिजिकल लगभग नॉन लिविंग के समतुल्य होते हैं। अब हम सब न कि लिविंग थिंग्स हैं, बल्कि इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ योनियों में से एक हैं, उत्कृष्ट। हमसे ऊपर सिर्फ देवता, जो पुरुष देवता बन जाते हैं, या फिर जो भगवान हैं, जिन्हें माना जाता है परम शक्ति, वो हैं। तो हमसे ऊपर सिर्फ दो ही श्रेणियां आती हैं। वो कैसे होता है? वो होता है हमारी मानसिक स्थिति से, और हमारी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करते हैं यही मस्तिष्क, कि हम उसे किस प्रकार प्रशिक्षित किए हैं। और इस योग स्थल में हम लोग का प्रयास सिर्फ मोटापा घटाना, वजन घटाना, अपने बॉडी के पोस्चर को अट्रैक्टिव बनाना, यह नहीं है। यह सब जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। सारे जॉइंट्स पेन खत्म हो जाना, किसी भी तरह की बीमारी से, अगर हम क्रोनिक डिजीज से भी सफ़र हो रहे हैं, ये सब से भी निपट जाना, ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं योग के। योग तो वास्तविक रूप से हमारे मन को बदल देता है, चेतना को उठाता है, और वह तब होगा जब आप इस नर्वस सिस्टम, जो कि इतना महत्वपूर्ण है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप जानेंगे। इसकी संरचनाएं क्या है, कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से अंग में कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, अगर बीमारियां आ जाती हैं या आने वाली हैं, तो कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में, मन में, इमोशन में उभरने लगते हैं, और अगर लक्षण दिख रहे हैं तो हमें कैसे डायग्नोस्टिक कराना है, किनके पास जाना है। कई लोग इस दुविधा में रहते हैं कि हमारे मन का बीमारी है, साइकेट्रिक के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। वह यह भेद समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें मस्तिष्क की बीमारी है या मन की बीमारी। अगर मन की बीमारी है तो उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि मन के डिप्रेशन, अपने अंदर की जो भड़ास है, इसे व्यक्त कर सके, और वो एक अनुभवी होने के नाते बता सके। और अगर न्यूरॉन्स, बायोलॉजिकली समस्या है, तब फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिक के पास। तो यह भेद भी हमें समझना चाहिए। और अगर कभी ज़रूरत लगे तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास अदरवाइज भी जा सकते हैं। जैसे हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास तब नहीं जाते हैं जब बीमार होते हैं, फिटनेस कंसल्टेंट के पास तब नहीं जाते हैं जब बीमार होते हैं। अच्छा खासा आदमी, तो अच्छा खासा आदमी भी एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकता है, ताकि आपके मनोभाव को समझ सके और सुधार कर सके। तो ये सब तमाम जानकारियां आज हम हासिल करेंगे इस 23वें योग सेशन में, और हमारी यथावत चलते भी रहेगा। आदरणीय साधक गण, साथियों, योग प्रेमियों, दर्शकों, और स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन डे 21 के इस पावन मंच पर एक बार फिर मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय केवल वैज्ञानिक नहीं, जीवन परिवर्तनकारी, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है।
आज हम बात करेंगे उस तंत्र की जो हमें सोचने देता है, जो हमें महसूस कराता है, जो हमें निर्णय लेने की शक्ति देता है, जिससे हमारा स्वभाव, व्यक्तित्व, भावनाएं, आदतें और व्यवहार तक बनते हैं। जी हाँ, आज का हमारा विषय है द नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। एक ऐसा तंत्र जो आपके शरीर की मास्टर स्विच बोर्ड, खूब खुश रहो, आपके जीवन की सेंट्रल कमांड सेंटर और आपकी चेतना का कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज का पूरा सत्र आपके लिए केवल ज्ञान नहीं देने वाला, बल्कि आपको अपने अंदर के उस सुप्त ऊर्जा तंत्र, डोरमेंट न्यूरो एनर्जी सिस्टम को जगाने में भी मदद करेगा, जो योग के माध्यम से मजबूत और जागृत किया जा सकता है। आज का पूरा सत्र आपके लिए केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि आपको अपने अंदर के उस सुप्त ऊर्जा तंत्र, डोरमेंट न्यूरो एनर्जी सिस्टम को जगाने में भी मदद करेगा, जो योग के माध्यम से मजबूत और जागृत किया जा सकता है। हम जानेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्या है। तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के विद्युत प्रणाली, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सिस्टम है और इसके 3 मुख्य कार्य हैं। पहला, संदेश प्राप्त करना, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, उस जानकारी को समझना व विश्लेषण करना, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। और तीसरा है शरीर के अंगों को आदेश देना, रिस्पॉन्डिंग एंड कमांडिंग। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू काम करता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में ब्रेन, मस्तिष्क यही कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य भाग होते हैं, 2 मेजर डिवीजन है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे सीएनएस कहते हैं। यह मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है, जिसमें एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, जैसे जैसे योग सेशन बढ़ रहा है, आज 22वां दिन में है। हर न्यूरॉन से तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के विद्युत प्रणाली, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सिस्टम है और इसके 3 मुख्य कार्य हैं। पहला, संदेश प्राप्त करना, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, उस जानकारी को समझना व विश्लेषण करना, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। और तीसरा है शरीर के अंगों को आदेश देना, रिस्पॉन्डिंग एंड कमांडिंग। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू काम करता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में ब्रेन, मस्तिष्क यही कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य भाग होते हैं, 2 मेजर डिवीजन है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे सीएनएस कहते हैं। यह मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है, जिसमें मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुदंड, स्पाइनल कोड आते हैं। सीएनएस को समझना मतलब जीवन को समझना समझिए। ब्रेन जो सोच, स्मृति, भावनाएं, निर्णय, रचनात्मकता, कल्पना, नियंत्रण सब यहीं से संचालित होते हैं। और स्पाइनल कोड यह शरीर के हर हिस्से तक संदेश भेजने वाली जीवन रेखा है। और दूसरा मुख्य भाग है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। यह शरीर के हर कोने तक फैला हुआ तार जाल है, जो संदेश लाता और जाता है। इसके भी 2 भाग हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, स्वैच्छिक नियंत्रण तंत्र, जैसे आप चलते हैं, उठते हैं, हिलते हैं, बोलते हैं, सब कुछ स्वैच्छिक रूप से इसी प्रणाली से संचालित होता है। जब आप चाहते हैं तो करते हैं। और दूसरा होता है एटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। यह हमारे शरीर का ऑटोमेटिक मोड है और इसके भी 2 भाग हैं। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट सिस्टम, जिसमें तनाव,
डर, खतरा, तेज धड़कन, पसीना, एड्रेनलिन रिलीज। यदि आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो यह प्रणाली ओवर एक्टिव हो जाती है। और दूसरा है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहलाता है। इसमें होते हैं शांति, विश्राम, हीलिंग, डाइजेशन, नींद, भावनात्मक संतुलन। और योग का मुख्य उद्देश्य इसी प्रणाली को सक्रिय करना होता है। और तीसरा हिस्सा होता है न्यूरॉन्स। ये शरीर के संदेश वाहक हैं। हमारे शरीर में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स, 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और हर न्यूरॉन्स एक संदेश भेजने वाला तार है। संदेश किस तरह भेजे जाते हैं जानते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से, जो कि डोपामाइन, सीरोटोनिन, GABA, एसिटाइलकोलिन, एंडोर्फिन। और इनके संतुलन जब हो जाता है तो हमारा मूड, सोच, निर्णय, खुशी, प्रेरणा सीधे निर्भर करता है। और तंत्रिका तंत्र की सबसे अद्भुत विशेषता जानते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका मस्तिष्क उम्र चाहे कितना भी हो खुद को बदल सकता है, खुद को रिवायर कर सकता है, खुद को मजबूत कर सकता है। और इस रिवायरिंग का सबसे शक्तिशाली साधन है योग, प्राणायाम, ब्रेथ रेगुलेशन, ध्यान, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। तंत्रिका तंत्र और योग का संबंध जानते हैं? आपका नर्वस सिस्टम ही तय करता है कि आप कितने शांत हैं, आपका मन कितना स्थिर है, आपकी आवाज का वाइब्रेशन कैसा है, भावनात्मक संतुलन कैसा है, आप गुस्सा कैसे नियंत्रित करते हैं, आपकी स्मरण शक्ति, मेमोरी कैसी है, आपकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन कितनी तेज है। एक कमजोर तंत्रिका तंत्र आपको बेचैन बनाता है, नींद खराब करता है, चिंता बढ़ाता है, निर्णय गलत करवाता है, डाइजेशन बिगाड़ता है। और एक मजबूत तंत्रिका तंत्र शांत, केंद्रित, रचनात्मक, ऊर्जावान और भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। योग तंत्रिका तंत्र को कठोर नहीं, लचीला, फ्लेक्सिबल, स्थिर, स्टेबल और शक्तिशाली, पावरफुल बनाता है। आप जानते हैं नर्वस सिस्टम क्यों बिगड़ जाता है? इसके मुख्य कारण होते हैं क्रोनिक स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, मोबाइल एडिक्शन, पुअर डाइट, निगेटिविटी, fear and anxiety, too much thinking, sedentary lifestyle, emotional trauma। और सबसे बड़ा कारण जानते हैं? ब्रेथ मिसमैनेजमेंट, यानी कि अपनी श्वास पर नियंत्रण न होना। और जैसे ही श्वास बिगड़ती है ना, तंत्रिका तंत्र तुरंत व्याकुल हो जाता है। और योग का सबसे बड़ा ही वरदान है ब्रेथ स्टेबिलिटी, जो हमारे नर्वस सिस्टम में स्टेबिलिटी देता है। नर्वस सिस्टम का हमारा दृष्टिकोण जानते हैं आज के समय में क्या है? तो स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन आज 21वें दिन में आज हम गहराई से समझेंगे तंत्रिका तंत्र के वो सभी अंग, उनकी भूमिका, उनके कार्य, प्रमुख रोग, लक्षण, जांच और निदान, उपचार, बचाव और रोकथाम। योग से तंत्रिका तंत्र पर क्या चमत्कारी प्रभाव हो सकते हैं। और अंत में आप एक ऐसा शक्तिशाली योग न्यूरो मेडिटेशन भी सीखेंगे जो आपके नर्वस सिस्टम को रिसेट, रिस्टोर एंड रिजुविनेट करेगा। तंत्रिका तंत्र को समझना मतलब जानते हैं? पूरे शरीर की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, फाइल को समझना। और अब हम एक एक महत्वपूर्ण अंग को गहराई से समझेंगे ताकि आपकी योग साधना एक नए स्तर पर, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सके। पहले मैं बात करूंगा मस्तिष्क, ब्रेन, जिसे कहते हैं द सुप्रीम कंट्रोलर। मस्तिष्क हमारे शरीर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU है।
और इसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला भाग कहलाता है सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का बड़ा भाग है और यह इसकी भूमिका जानते हैं? सोच, योजना, निर्णय, भावनाएं, स्मृति, रचनात्मकता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, भाषा, नियंत्रण। यदि आपका सेरिब्रम स्वस्थ है तो आपका जीवन संतुलित है, और यदि यह असंतुलित है तो मन अशांत, व्यवहार बदलने लगता है। और योग का प्रभाव, योग और ध्यान सेरिब्रम के ग्रे मैटर को बढ़ाते हैं, फोकस को तेज करते हैं। सेरिब्रम दूसरा हिस्सा है, पहला सेरिब्रम और दूसरा है सेरिबेलम। यह संतुलन केंद्र और इसकी भूमिका है संतुलन, बैलेंस लाना, कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, स्मूथ मूवमेंट, रिफ्लेक्स कंट्रोल। जब हम अधोमुख शवासन करते हैं, वृक्षासन करते हैं और प्राणायाम, तो हमारे सेरिब्रम को मजबूत मिलती है। और तीसरा होता है ब्रेन स्टेम। जीवन के मूल कार्यों का केंद्र है यह ब्रेन स्टेम। हमारे जीवन की ऑटोमेटिक प्रक्रियाओं का असली मालिक है और इसका कार्य होता है हार्ट रेट कंट्रोल, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग कंट्रोल, डाइजेशन, सैलोइंग, स्लीप वेक साइकिल। जब हम योग निद्रा करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो ब्रेन स्टेम की एक्टिविटी को संतुलित हम करते होते हैं। और दूसरा जो मैंने बात किया, रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कोड, यह है लाइफ की हाईवे। स्पाइनल कोड मसाज हाईवे है और इसकी भूमिका होती है ब्रेन में शरीर तक संदेश पहुंचाना, सेंसरी और मोटर मसाज कैरी करना, रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रित करना। और योग का प्रभाव पड़ता है योग की विशेष मुद्राएं, जैसे हम भुजंगासन करते हैं, मार्जरी आसन करते हैं, कैट काउ और शशांकासन करते हैं। ये सब हमारे स्पाइनल कोड के आसपास के मसल को मजबूत करती है और नर्व कंडक्शन बढ़ाती है। और तीसरा हिस्सा मैंने बात किया न्यूरॉन्स, जो लाइफलाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। न्यूरॉन्स हमारे शरीर में बिजली की तरह गति से संदेश भेजते हैं। न्यूरॉन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो बाहर से संदेश लाते हैं। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन्स, जो शरीर को आदेश देते हैं। और तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन्स, जो संदेश को जोड़ते और प्रोसेस करते हैं। ये कैसे काम करते जानते हैं? एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ता है, जिसे कहते हैं सिनैप्स, और यही वह जगह है जहां न्यूरोट्रांसमीटर संदेश भेजते हैं। और योग का प्रभाव न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, न्यू सिनेप्टिक कनेक्शन बनती है, मेमोरी तेज होती है और भावनात्मक स्थिरता आती है। हमने बात किया पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का परिधीय तंत्र। यह शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क है और इसकी भूमिका सेंसरी ऑर्गन से सूचनाएं लाना, मसल्स को आदेश देना, इन्वायरमेंट के बदलावों पर इमीडिएट रिएक्शन देना। अगर पीएनएस ना होता ना तो हीट महसूस नहीं करते, दर्द समझ नहीं पाते, वजन, दबाव, वस्तु का टेक्सचर नहीं पहचान पाते। और अगला है एटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस। यह शरीर का ऑटोमेटिक मोड है। इसका मुख्य कार्य है बिना सोचे कंट्रोल्ड एक्टिविटीज, शरीर को संतुलन में रखना। और इसके 2 भाग हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट। यह हमारा इमरजेंसी मोड है और इसका कार्य होता है हार्ट रेट बढ़ाना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, ब्रेथ तेज करना, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना। और अगर यह ज़्यादा सक्रिय हो ना तो एंजाइटी, बीपी, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस शुरू हो जाते हैं। और दूसरा है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह हीलिंग मोड है और इसका कार्य है डाइजेशन सुधारना, हार्ट रेट कम करना, ब्लड प्रेशर संतुलित करना, इमोशनल हीलिंग करना, इम्यून फंक्शन बढ़ाना। और योग का प्रभाव है
योग का 80% लाभ इसी पर है। योग, प्राणायाम और ध्यान पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। इसे कहते हैं वेगल टोन इनहैंसमेंट। और अगला है सेंसरी ऑर्गन और उसके नर्व्स। हमारा नर्वस सिस्टम साथियों 5 इंद्रियों को नियंत्रित करता है। जो हमारी आंखें हैं, ऑप्टिक नर्व्स, कान, ऑडिटरी नर्व्स, नाक, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, जीव, गस्टेटरी नर्व्स और त्वचा, सेंसरी नेटवर्क। इन सभी का मास्टर कंट्रोलर ब्रेन ही है। और योग का प्रभाव, जब हम योग करते हैं, नियमित ध्यान, प्राणायाम, तो ये हमारे सेंसरी परसेप्शन को रिफाइन करते हैं, जिससे व्यक्ति में बढ़ती है क्या? अवेयरनेस, सेंसिटिविटी, माइंडफुलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये न्यूरोट्रांसमीटर की जो मैंने बात किया, ये भावनाओं के रसायन हैं और मुख्य ट्रांसमीटर और हैं सेरोटोनिन, जो कि मूड और हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार है, डोपामाइन जो मोटिवेशन और रिवार्ड के लिए है, जीएवीए जो कामनेस के लिए है, नोरेपाइफ्राइन जो अलर्टनेस के लिए है, और एसिटकोलिन जो लर्निंग और मेमोरी के लिए है, एंडोर्फिन जो नेचुरल पेन किलर के रूप में होता है। और योग का प्रभाव, योग इन ट्रांसमीटर की मात्रा को स्वाभाविक रूप से संतुलित करता है। विशेष रूप से डोपामाइन बढ़ता है, जीएबीए बढ़ता है जिससे एंजाइटी घटती है, और सीरोटोनिन बढ़ता है जो मूड बेहतर करता है। रिफ्लेक्स सिस्टम, जो रिफ्लेक्स आर्क है, रिफ्लेक्स हमारे शरीर के इमरजेंसी शॉर्टकट्स हैं। जैसे गर्म चीज छूते ही हाथ खींच लेते हैं, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो स्पाइनल कोड से होकर मोटर न्यूरॉन्स को जाते हैं, और योग से रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं। तो हमने देखा कि नर्वस सिस्टम के सभी मुख्य अंग, ब्रेन से लेकर न्यूरॉन्स तक, स्पाइनल कोड से लेकर एएनएस, सेंसरी ऑर्गन से लेकर न्यूरोट्रांसमीटर, इसको हमने गहराई से समझा। हमारा शरीर जानते हैं, जितनी भी बीमारियां होती है उनमें नर्वस सिस्टम की जो बीमारी है सबसे गंभीर मानी जाती है, क्योंकि इनमें शरीर का मूल नियंत्रण केंद्र प्रभावित होता है। अब हम इन्हीं बीमारियों को एक एक करके गहराई से समझेंगे, बिल्कुल एक न्यूरोलॉजिकल विशेषज्ञ की तरह। तो इसके पहला होता है स्ट्रोक। ये क्या है जानते हैं? जब हमारे मस्तिष्क के किसी हिस्से को रक्त प्रवाह अचानक रुक जाता है या फट जाता है, तो वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और यह 2 प्रकार के होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक, रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, और हेमरेजिक स्ट्रोक, जो कि रक्तस्राव होने लग जाते हैं। और इसके लक्षण जो है, सिम्टम्स, शरीर के एक तरफ कमजोरी हो जाता है, बोलने में परेशानी होता है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, अचानक चक्कर आता है, बेहोशी भी हो सकता है। और इसके कारण होते हैं हाई बीपी, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, स्ट्रेस। और इसके पड़ताल कैसे होते हैं, जांच, डायग्नोसिस, तो सीटी स्कैन से, एमआरआई ब्रेन से, और डॉपलर टेस्ट। दूसरा जो बीमारी है पैरालिसिस, ये क्या है जानते हैं? शरीर के किसी हिस्से की गतिविधि पूरी तरह से रुक जाती है, और यह मुख्यतः स्ट्रोक, स्पाइनल कोड इंजरी या नर्व डैमेज से होता है। और इसके लक्षण होते हैं हाथ पैर हिलाना बंद हो जाता है, सेंसेशन कम हो जाता है, असंतुलन हो जाते हैं, बोलने में भी दिक्कत हो जाती है। और यह जांच किया जाता है एमआरआई या एनसीबी, नर्व कंडक्शन स्टडी, ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। और तीसरा बीमारी जो है उसको बोलते हैं मिर्गी, एपिलेप्सी। ये क्या है जानते हैं? तो हमारे न्यूरॉन्स के जो इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस है ना, इसकी वजह से होते हैं सीजर्स। और इसके लक्षण होते हैं पूरे शरीर का झटका लगना, आंखें ऊपर चढ़ना, होश खोना, झाग आना। और ये क्यों होते हैं जानते हैं? ये तो जेनेटिक हो सकते हैं, या ब्रेन इंजरी की वजह से, या इन्फेक्शन की वजह से, या ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। इसको पता करने के लिए ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी किया जाता है।
एमआरआई ब्रेन का किया जाता है। और चौथा जो बीमारी होता है माइग्रेन, ये क्या है जानते हैं? तो ब्रेन में ओवर सेंसिटिविटी के कारण रिपीटेड सेवियर हेडेक रहेगा, सर दर्द कंटिन्यू माइल्ड रहेगा। और इसके लक्षण होते हैं, एक तरफ तेज दर्द रहेगा, लाइट सेंसिटिविटी रहेगा, नौसिया रहेगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगा। और यह होते हैं क्यों जानते हैं? तनाव से, नींद की कमी से, हार्मोनल इम्बैलेंस से और डिहाइड्रेशन से। अगर कम पानी पिएंगे तो यह भी कारण बन सकता है। और इसकी जांच की जाती है क्लिनिकल डायग्नोसिस से, या अगर बहुत ज्यादा हो रहा तो एमआरआई भी करना पड़ता है। और जो अगला बीमारी मैं बात करने जा रहा हूं साथियों, यह है पार्किंसन डिजीज। ये क्या है जानते हैं? डोपामाइन कम होने से होने वाली जो प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज है वही है। इसके लक्षण है हाथों में कंपन होते हैं, स्टिफनेस, हमारी चाल धीमी हो जाती है, स्पीकिंग डिफिकल्टी हो जाती है। और यह जांचे जाते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, पीटी स्कैन, डोपामाइन स्टडी के द्वारा। और अगला है मल्टीपल सिरोसिस। ये क्या है जानते हैं? इम्यून सिस्टम हमारे मस्तिष्क और नसों की कवरिंग जो माइलिन शीथ है इसको डैमेज कर देता है। और इसके कारण आपको टिंगलिंग, सनसनाहट, विजन प्रॉब्लम हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, फटिग हो सकते हैं, या बैलेंस इशू भी हो सकते हैं। और यह एमआरआई ब्रेन और स्पाइन के द्वारा पता चलता है। सीएसएफ एनालिसिस करना पड़ते हैं इसके जांच के लिए। और न्यूरोपैथी ये है बीमारी। तो ये क्या है? पेरिफेरल नर्व का डैमेज हो जाना है न्यूरोपैथी। इसके लक्षण है जलन, झुनझुनी, सुन्नपन, दर्द, कमजोरी हो सकते हैं। और ये होते हैं डायबिटीज की वजह से, अल्कोहल की वजह से, विटामिन B12 की कमी के कारण। और इसे एनसीवी की जांच ईएमजी करके या ब्लड टेस्ट B12 लेवल को पता करके किया जाता है। अगला जो बीमारी है डिमेंशिया या अल्जाइमर्स कहते हैं। ये क्या है जानते हैं? मेमोरी, थिंकिंग और रीजनिंग जो है ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लग जाता है। इसके लक्षण है हम चीजें भूलने लगते हैं, हमारे निर्णय कमजोर हो जाते हैं, पर्सनालिटी चेंज हो जाते हैं। और इसके कारण होते हैं एज रिलेटेड जेनेटिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाते हैं। और यह एमआरआई ब्रेन के द्वारा पता किया जाता है, कॉग्निटिव टेस्ट किए जाते हैं। और अगला बीमारी की जो मैं बात करूंगा वह है एंजाइटी डिसऑर्डर। ये क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी के कारण मन एवं शरीर का लगातार तनाव में रहना। इसके वजह से हम रेस्टलेसनेस महसूस करते हैं, फास्ट हार्ट बीट हो जाते हैं, डिस्टर्ब स्लीप हो जाते हैं और ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। यह क्लिनिकल असेसमेंट से जांच होता है। और इस नर्वस सिस्टम की बीमारी है डिप्रेशन। ये क्या है जानते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाते हैं, खासकर सीरोटोनिन और डोपामाइन की कमी हो जाती है, तभी इसको डिप्रेशन कहते हैं। और इसके लक्षण होते हैं सैडनेस, इंटरेस्ट लॉस, एनर्जी लो, होपलेसनेस। और ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट के द्वारा इसका जांच किया जाता है। अगला बीमारी की मैं बात करूंगा ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ये क्या है? तो फेस में जाने वाली नर्व्स का इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। और इसके लक्षण है चेहरे में बिजली जैसा दर्द। और यह एमआरआई से पता चलता है। अगला बीमारी है मेनिंजाइटिस। ये क्या है? ब्रेन कवरिंग के इन्फेक्शन से होने वाली यह गंभीर बीमारी है। इसके वजह से तेज बुखार हो सकता है, नेक स्टिफनेस, वोमिटिंग या हेडेक हो सकता है। और इसकी जांच की जाती है सीएसएफ लंबर पंक्चर करके, एमआरआई, सीटी स्कैन से पता चलता है। अगला बीमारी है ब्रेन ट्यूमर। इसके वजह से हेडेक आता है, वोमिटिंग होता है, सीजर्स, पर्सनालिटी चेंजेस जो आ जाते हैं। और जांच एमआरआई ब्रेन या बायोप्सी से पता किया जा सकता है। अगला है स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, SCI। चलने फिरने में असमर्थता हो जाएंगे, सेंसेशन लॉस हो जाएंगे, ब्लैडर इशू हो जाएंगे।
और इसका पता एमआरआई स्पाइन से पता लगता है। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन यह एक बीमारी है जिसके लक्षण है एक्सट्रीम फटीग, बीपी फ्लक्चुएशन, डाइजेस्टिव इम्बैलेंस, फेंटिंग, ये सब लक्षण के रूप में दिखाई देंगे। और जांच है टिल्ट टेबल टेस्ट या फिर ऑटोनोमिक टेस्टिंग। नर्वस सिस्टम डिजीज के मुख्य कारण जानते हैं साथियों, यह मुख्यतः क्रोनिक स्ट्रेस के कारण, पुअर डाइट, लैक ऑफ स्लीप, टॉक्सिक लाइफस्टाइल, एडिक्शन, मोबाइल ओवरयूज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ट्रॉमा या जेनेटिक फैक्टर्स के कारण भी हो सकते हैं। और इसके डायग्नोस्टिक समरी है, जो मुख्य जांच है एमआरआई, ब्रेन स्पाइन, सीटी स्कैन, ईईजी, ईएमजी, एनसीवी, पीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, B12, D3, शुगर। तो अभी तक हमने देखा कि उनके महत्वपूर्ण कौन से बीमारी हैं, कारण हैं, लक्षण हैं और जांचों को कैसे पता किया जाता है। अब हम जानेंगे कि नर्वस सिस्टम की बीमारी क्या होता है। जानते हैं, कई बार अचानक आती है और कई बार धीरे धीरे सालों तक पनपती रहती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जानते हैं कि इनका इलाज, नियंत्रण और रोकथाम दोनों संभव है। आधुनिक चिकित्सा क्या कहती है जानते हैं, लाइफस्टाइल क्या भूमिका निभाता है, कौन सी वो आदतें हैं जो बीमारी को दूर रखती हैं और कौन सा आहार तंत्रिका तंत्र को सुपर पावर देता है, आइए इन्हें ही जानते हैं। नर्वस सिस्टम इलाज कैसे होते हैं। इलाज कई स्तरों पर होता है, जिसका पहला तो होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयों के द्वारा, जिसमें पेन किलर्स, दर्दनाशक, न्यूरोपैथिक पेन में गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन और न्यूरल्जिया में कार्बामेज़पाइन दिए जाते हैं। और मिर्गी की दवाइयाँ जो है एंटी सीजर ड्रग्स ये हो सकते हैं, या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन हो सकते हैं, एंटी एंजाइटी मेडिसिन हो सकते हैं, एंटी पार्किंसन ड्रग्स हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं जो MS फ्लेयरअप्स होते हैं, नर्व इन्फ्लेमेशन, या एंटीबायोटिक, एंटीवायरल्स हो सकते हैं मेनिंजाइटिस और वायरल इन्फेक्शन के दौरान। तो ये सब तो पहला चीज मेडिकल ट्रीटमेंट दवाइयों के द्वारा होता है। ये नहीं काम करता है तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट यानी कि शल्य चिकित्सा करना पड़ता है। कुछ स्थितियों में सर्जरी लाइफ सेविंग होती है। इसमें होते हैं ब्रेन ट्यूमर रिमूवल, स्पाइनल कॉर्ड डिकम्प्रेशन, एन्यूरिज्म क्लिपिंग, न्यूरल्जिया सर्जरी, हाइड्रोसेफलस शंट, तो ये सब ट्रीटमेंट का नाम है। फिजियोथेरापी और न्यूरो रिहैबिलिटेशन, जानते हैं नर्वस सिस्टम की बीमारियों में रिहैबिलिटेशन सबसे जरूरी चरण होता है और इससे लाभ मिलते हैं। हमारे मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है, बैलेंस ठीक होता है, मोबिलिटी वापस आती है, नर्व रीग्रोथ तेज होता है। और यह खासकर बेनिफिशियल है किसके लिए, तो पैरालिसिस के लिए, स्ट्रोक के लिए, न्यूरोपैथी के लिए, पार्किंसन के लिए, स्पाइनल इंजरी के लिए। इसके लिए जो अगला होता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक सहायता की भी जरूरत होती है। जो एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया और स्ट्रेस डिसऑर्डर में काउंसलिंग बेहद प्रभावी होता है। CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसे कहते हैं, यह विशेष रूप से उपयोगी है। और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी रोकथाम के कौन कौन से उपाय हैं। प्रिवेंशन ही नर्वस सिस्टम का असली उपचार है। प्रिवेंशन इज द बेटर। हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए जिससे हमारे मस्तिष्क के लिए यह श्रेष्ठ आहार क्या है, तो पहला है ओमेगा 3 रिच फूड, जैसे फ्लैक्सीड, वॉलनट्स, फिश यदि सेवन करते हैं तो ये ब्रेन सेल मेम्ब्रेन रिपेयर करते हैं। और दूसरा होता है विटामिन B12, जिसमें दही, दूध, अंडा, सप्लीमेंट शाकाहारियों के लिए B12 की कमी से न्यूरोपैथी बढ़ती है। और मैग्नीशियम रिच फूड लेना होता है, जिसमें बनाना, नट्स, स्पाइनच
होते हैं। इससे रिलैक्सेशन और नर्व कंडक्शन में मदद होती है। एंटीऑक्सीडेंट फूड लेने होते हैं, जो ब्लूबेरी है, आंवला है, टर्मरिक है। ब्रेन एजिंग धीमी होती है। और स्लीप हाइजीन, नींद का महत्व जानते हैं? ये नर्वस सिस्टम की रिकवरी नींद के दौरान ही होती है। और नींद के नियम जानते हैं? 7 से 8 घंटे स्लीप, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद, रात में ब्राइट लाइट अवॉइड कीजिए, डीप स्लीप साइकिल मेंटेन कीजिए। यही जब पुअर स्लीप होता है ना, तब एंजाइटी आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं और इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव नियंत्रण के लिए यह स्ट्रेस नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा शत्रु है। और विशेष तनाव नाशक आदतें क्या लेना है आपको जानते हैं? स्लो ब्रीदिंग कीजिए, शाम में टहलने जाइए, सुबह नहीं टहल पाते हैं तो म्यूजिक मेडिटेशन कीजिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। और सही बैठने और खड़े होने का तरीका ये बड़ा मायने रखता है हमारे जीवन में, क्योंकि अगर गलत पोस्चर में आप हैं तो इससे गर्दन में पहले दर्द हो जाएगा, नर्व्स कंप्रेशन हो जाते हैं, जिससे हेडेक हो जाते हैं। और अगर हम सही पोस्चर में रहते हैं तो हमारा स्पाइन न्यूट्रल रहता है, शोल्डर रिलैक्स रहता है और हेड भी अलाइन होते हैं। एक्सरसाइज और मूवमेंट शरीर साथियों, ये शरीर को रोज कम से कम 30 मिनट चलना नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा वरदान है। ब्लड फ्लो जिससे बढ़ जाते हैं और डोपामाइन रिलीज होता है और न्यूरो रीजनरेशन एक्टिवेट हो जाता है। अगला है ब्रेन डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल ओवरलोड आज रहता है ना, ये ब्रेन को ओवरलोड कर देता है। तो डिजिटल डिटॉक्स का नियम जानते हैं? मोबाइल 30-30 करें, यानी हर 30 मिनट बाद 5 मिनट ब्रेक ले लें। पेड पर मोबाइल नहीं ले जाएं, मील टाइम में मोबाइल नहीं रखें। हर दिन 1 घंटा बिना स्क्रीन के जीना सीखिए। और इसके लिए कई नर्वस सिस्टम के हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स भी होते हैं, जो कि विशेषज्ञ की सलाह से ही ली जानी चाहिए, जिसमें आते हैं विटामिन B12, विटामिन D3, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, अश्वगंधा जो स्ट्रेस रिड्यूसर के नाम से जाना जाता है, ब्राह्मी जो मेमोरी बूस्टर के लिए जाना जाता है, और शंख पुष्पी जो कामिंग हर्ब के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन। ये जो सारी बीमारियां का मैंने नाम बताया ना, तो इससे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर स्ट्रोक प्रिवेंशन की मैं बात करूं तो अपने बीपी को कंट्रोल कीजिए, डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए, साल्ट को लिमिट कीजिए और रेगुलर योगा ब्रीथिंग कीजिए। अगर माइग्रेन से आप बचना चाहते हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देना आपको, जल ग्रहण करते रहिए। पुरुष हैं तो 3 से 3.5 लीटर, महिला है तो 2.5 से 3 लीटर पर दिन लेते रहिए। स्क्रीन एक्सपोजर को थोड़ा घटाइए और रात की नींद पूरी होनी चाहिए। अगर न्यूरोपैथी प्रिवेंशन की मैं बात करूं तो B12 एडेक्वेट मात्रा में आपको लेना पड़ेगा। ब्लड शुगर कंट्रोल रखना पड़ेगा। और अगर मैं पार्किंसन प्रिवेंशन की बात करूं तो इसके लिए तो रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना ही पड़ेगा और एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेने पड़ेंगे। हमें परिवार और समाज में भी जागरूकता फैलाना चाहिए, कम्युनिटी एजुकेशन। नर्वस सिस्टम की बीमारियां जानते हैं, ये अक्सर लेट स्टेज पर पकड़ी जाती है, इतना बिगड़ जाता है ना, क्योंकि लोग उनके सिम्टम को इग्नोर करते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है। तो यहाँ मैं बताऊं आपको अवेयरनेस पॉइंट की, अगर हेडक होता है तो ये साधारण समस्या, इसे न माने। लगातार हाथ पैर झनझनी हो रहा तो ये चेतावनी है। बिना कारण के चक्कर हो रहा तो न्यूरोलॉजिकल साइन है ये। मेमोरी लॉस हो रहा तो ये उम्र नहीं, बीमारी भी हो सकती है, ऐसा समझिए। और अर्ली वार्निंग साइन जो है, तुरंत पहचान लें इसको। यदि मैं अभी आपको बताता हूँ 8 सिम्टम, ठीक है, अगर इसको तुरंत पहचान लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको स्पीच डिफिकल्टी हो रही है, बोलने में तकलीफ हो रहा, सडन वीकनेस आ जा रहा है, या एबनॉर्मल शेकिंग है,
या सेवियर माइग्रेन हो गया, परसिस्टेंट नमनेस झंझनाहट आ रहा है, या कंफ्यूजन बहुत रहता है, या मेमोरी गैप्स हो रहे हैं, तो न्यू ऑनसेट डिप्रेशन एंजाइटी है। तो ये अगर 8 सिम्टम है तो तुरंत डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। क्योंकि लोग फिजिकल कोई बीमारी हो गया तो उसके लिए तो चले जाते हैं, लेकिन मेंटल अगर कुछ हुआ तो नहीं जाते हैं, शर्म आता है, समझते हैं कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, हम मानसिक रूप से भी बीमार हो सकते हैं। और घर में नर्वस सिस्टम फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखिए, नॉइज कम, इमोशनल हार्मोनी होना चाहिए, क्लीन एयर होना चाहिए, नेचुरल लाइट होना चाहिए, मेडिटेशन कॉर्नर होना चाहिए और ग्रेटिट्यूड वॉल। ऐसा माहौल हमारे नर्वस सिस्टम को सेल्फ हील करने में मदद करता है। अब हम उस सर्वशक्तिमान साधन योग की बात करेंगे जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आपके नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को भी मजबूत, शांत और अस्थिर बनाता है। हमने देखा कि नर्वस सिस्टम क्या है, इसके अंग, भूमिका और कार्य, प्रमुख बीमारियों और लक्षण, इलाज, प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हम जानेंगे कि योग कैसे इसे बदलता, सुधारता और जीवंत बनाता है। योग के अभ्यास से जानते हैं नर्वस सिस्टम 3 स्तरों पर लाभ उठाता है। पहला तो फिजियोलॉजिकल लेवल, शारीरिक स्तर पर, दूसरा न्यूरोकेमिकल लेवल पर, रसायनात्मक स्तर पर, और तीसरा जो है साइकोलॉजिकल लेवल, मनोवैज्ञानिक स्तर पर। मैं एक एक करके बात करूंगा। पहले तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जान लीजिए साथियों, शारीरिक लाभ। तो स्पाइन अलाइनमेंट और पोस्चर करेक्शन से हमारे स्पाइनल कोड में नर्व प्रेशर जो होती है ये कम हो जाती है। जब हमारे मस्कुलर टेंशन रिलीज होते हैं तो पेरिफेरल नर्व्स बेहतर काम करते हैं। और जब हम ब्रेथ कंट्रोल प्राणायाम के दौरान करते हैं तो यह हमारे ब्रेन स्टेम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंप्रूव होते हैं, जिससे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, इसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सीएनएस तक जो पहुंचते हैं ये तेज गति से अब जाते हैं। और यहाँ सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन है, मार्जरीआसन है, शशांकासन है, वृक्षासन है, त्रिकोणासन है। तो ये सब प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। न्यूरोकेमिकल इफेक्ट्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं और ब्रेन केमिस्ट्री है, योग और मेडिटेशन से डोपामाइन बढ़ती है, जिससे मोटिवेशन और रिवार्ड भावना आती है। सीरोटोनिन जब बढ़ता है तो यह हैप्पीनेस और कामनेस देता है, और गावा जब बढ़ती है एंजाइटी कम होते हैं, और एंडोर्फिन जब बढ़ते हैं तो पेन रिलीफ नेचुरली हो जाते हैं। और कोर्टिसोल जब घट जाता है तो यह स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देता है। यानी हम जब प्राणायाम करते हैं, खासकर नाड़ी शोधन, भ्रामरी और मेडिटेशन में माइंडफुलनेस, गाइडेड विजुअलाइजेशन, तो हमें नर्वस सिस्टम में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, मनोवैज्ञानिक लाभ, जो एंजाइटी और डिप्रेशन इसको कम कर देता है। इमोशनल बैलेंस और रिजिलियंस बढ़ती है। अटेंशन, फोकस, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है, और माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन तेज हो जाती है, जो कि हम कर सकते हैं योग निद्रा से, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग से, विजुअलाइजेशन टेक्निक से। और न्यूरोप्लास्टी एंड योगा की बात करूं तो न्यूरोप्लास्टी जानते हैं, मस्तिष्क की क्षमता खुद को बदलने की, न्यू न्यूरॉन्स बनाना, न्यूरोजेनेसिस बोलते हैं, सिनेप्टिक कनेक्शंस बढ़ाना, और वो ओल्ड पाथवे को रिपेयर करना, ये इनकी भूमिका होती है। और योगा की भूमिका कहाँ तक जानते हैं? डेली आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ब्रेन को इम्प्रूवमेंट दिलाता है। अगर मेडिटेशन की बात करूं तो ग्रे मैटर्स को बढ़ाता है, जिससे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, इसमें सुधार आता है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट होते हैं, प्रिवेंट न्यूरॉन्स डैमेज, और वेगस नर्व्स एक्टिवेशन होते हैं, जिससे पैरासिम्पैथेटिक मास्टर वेगस नर्व्स से, इसके वजह से रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मुख्य नर्व्स
पर फायदे मिलते हैं। अगर योग के लाभ की बात करूं तो ये डीप डायफ्रेमेटिक ब्रीदिंग जो करते हैं, वेगस एक्टिवेशन, तो यह काम हार्ट रेट देता है, डाइजेशन इंप्रूवमेंट होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी होते हैं। ये सब लाभ हैं योग के। और यहाँ कुछ टेक्निक बता दूं कि आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, हमिंग वॉइस ब्रेथ, डीप बेली ब्रीथिंग कीजिए और मेडिटेशन अवश्य कीजिए। योगा और नींद सुधारने की जो बात है ना साथियों, तो यह ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस स्थापित होता है। डीप स्लीप से क्या होता है, तो ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होते हैं और ये नर्व रिपेयर करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल जो है इसकी मात्रा घटती है। तो योग निद्रा आप 20 मिनट तक कर सकते हैं सोने से पहले, और जेंटल स्ट्रेचिंग और फॉरवर्ड बेंड भी कर सकते हैं। योग और सेंसरी अवेयरनेस जानते हैं, माइंडफुलनेस एंड सेंसरी इनहैंसमेंट, तो विजन, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल शार्पेन हो जाते हैं इससे, हमारे पांचों इंद्रियां। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, अलर्टनेस, क्रिएटिविटी, इंस्टीट्यूशन बढ़ती है। और इसके लिए प्रत्याहार, सेंस विड्रॉल, माइंडफुल वॉकिंग एंड ऑब्जर्वेशन, योगा, मेडिटेशन, फोकसिंग ऑन ईच सेंस। योग प्रैक्टिशनर क्या दिखाते जानते हैं, पेशेंस और इमोशनल रेगुलेशन, डिक्रीज इरिटेबिलिटी, इंक्रीज फोकस, मेमोरी, लर्निंग कैपेसिटी, माइंड क्लैरिटी एंड इंस्ट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। और ये होते हैं डेली आसना से, प्राणायाम से, माइंडफुल मेडिटेशन से 20 से 30 मिनट भी अगर कर लेते हैं। तो योगा और डिजीज प्रिवेंशन की अगर बात करूं तो कहा जाता है योगा एक्ट से प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिससे स्ट्रोक से ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट होते हैं। न्यूरोपैथी से नर्व कंडक्शन और ग्लूकोज कंट्रोल होते हैं। पार्किंसन से कोऑर्डिनेशन एंड रिफ्लेक्स इंप्रूवमेंट होते हैं। माइग्रेन से स्ट्रेस रिडक्शन एंड हार्मोनल बैलेंस होते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि डेली रूटीन इंटीग्रेशन, लाइफ स्टाइल एंड डिसिप्लिन, तो मॉर्निंग सूर्य नमस्कार कर लीजिए, 20 मिनट प्राणायाम कीजिए, 15 से 20 मिनट मेडिटेशन या योग निद्रा कर सकते हैं। बैलेंस ब्रेन डाइट लीजिए, डिजिटल डिटॉक्स रखिए, स्लीप 7 से 8 घंटा जरूरी होता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, नर्वस सिस्टम रिजुविनेट्स, काम, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिलियंट। हमारे साथियों, ये नर्वस सिस्टम ही जीवन की मास्टर कंट्रोल बोर्ड है। इसका संरक्षण, संतुलन और शक्ति बढ़ाना केवल योग, सही जीवन शैली और सकारात्मक मानसिकता से ही संभव है। आज हमने स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन 21वें दिन में नर्वस सिस्टम के सभी अंग, कार्य व भूमिकाएं, बीमारियां, लक्षण और निदान, मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल क्या है और योग के अद्भुत लाभ है, ये सब कुछ हमने गहनता से समझा। और जब आपका नर्वस सिस्टम संतुलित होता है ना साथियों, तो आपका मन शांत होता है, आपका जीवन सशक्त बनता है। योग केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की सर्वोच्च शक्ति है। इसे अपनाइए, इसे दैनिक जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन आत्म नियंत्रण, जागरूकता और आनंद से भर जाता है। मेरे आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज हमने सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला ज्ञान प्राप्त किया है। स्ट्रेंथ टू मास्टरी का यह दिवस आपको न केवल शक्ति बल्कि मानसिक स्थिरता और स्वास्थ्य भी देता है। अपने नर्वस सिस्टम को स्वस्थ, लचीला और शक्तिशाली बनाइए। सकारात्मक ऊर्जा, ध्यान और निरंतर अभ्यास के बाद आप न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि अपने जीवन की सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का भी अनुभव करेंगे। जय योग, जय स्वास्थ्य, जय जीवन शक्ति, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप
वज्रासन में आइए। वज्रासन, प्रॉपर वज्रासन। वज्रासन। इनहेल, शशांक आसन। इनहेल, एल्बो सीधा, एल्बो सीधा, हाँ सीधा, कान में सटाइए, कनपट्टी में सटना चाहिए। एक्सेल, 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 एक्सेल। और यहाँ थोड़ा सा गैप बना लीजिए, ललाट को सटाइए, केवनी को सटाइए, नीचे जाके नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, 6 नॉर्मल ब्रेथ। ये रिलैक्सेशन आसन है, शशांक आसन, बिल्कुल विश्रांति देगा। जो हम उल्टा सीधा किए ना, सब नॉर्मलाइज कर देगा। फिर से इनहेल, इनहेल करता हुआ ऊपर आइए, यहाँ तक जाइए जहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ तक जाइए, और फिर यहाँ एक्सेल करके वापस थोड़ा देर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए गैप लीजिए। ऐसा नहीं मशीन जैसा, यंत्रवत नहीं बनना, हम मनुष्य हैं, मनुष्य जैसा ही होना, यंत्र नहीं बनना। यंत्र तो लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ में मिलता, हम तो अरबों के हैं। इनहेल, इनहेल और एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल करके यहाँ 6 नॉर्मल ब्रेथ लेंगे। ब्रेथ को काउंट कीजिए। इनहेल, इनहेल, नॉर्मल। फिर से लास्ट वन, नॉर्मल हो जाइए, थोड़ा सा सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए। फिर से इनहेल, इनहेल, पूरा बॉडी को इलोंगेट कीजिए। इसमें सटाइए, कनपट्टी में सटाइए, हाँ इस सटाइए ऐसे, हाँ। अब एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, वापस सुखासन, सुखासन में आइए। प्राणायाम 30 का सेट लेंगे। कपालभाति, कपालभाति में किसी को भी डाउट नहीं है ना? फोर्सफुल एक्सेलेशन स्टार्ट कीजिए। फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग योर abdominal मसल टुवर्ड्स स्पाइन, यही फार्मूला। अनुलोम विलोम उतना ही समय तक जितना कपालभाति किया है, ठीक है। विष्णु मुद्रा में राइट हैंड को ले आएंगे, राइट फिंगर्स को, छोटा सा इनहेल, बड़ा सा होल्ड और बहुत बड़ा एक्सेल। जलंधर बंद लगाएंगे होल्ड के टाइम।
सेट बदलने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे 2-3 सेकंड का। जब रिलैक्सेशन डालते हैं तभी वो सेट बनता है, नहीं तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा। अनुलोम विलोम कर रहे हैं ना, अनुलोम विलोम यहाँ लाइए, हो गया अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम विलोम हो गया। भ्रामरी, भ्रामरी ये देखिए, ऐसे कब बनाइए ऐसे, और ये से कान बंद होगा, ये वाले से बिल्कुल बंद हो जाएगा तब गूंजेगा। और ओ म वाला जो साउंड होता है वो निकालना है एक्सेल के साथ। जितना लंबा जा सकता है ले जाइए। ये और ये थम जाएगा, ये छोटा कान इसको बोलते हैं, स्मॉल ईयर, इससे बंद करेगा। और ये कप जैसा ये आंख पर रखिए, ठीक है। और तब म एक्सेल करना है, म की ध्वनि निकालना है और आंख पर रोशनी नहीं आए इसके लिए कप से चारों उंगलियों को कप से ऐसे कर लीजिए, 3 उंगली ऐसे कप बनेगा और ये फोरहेड पर आएगा ताकि इसका वजन घट जाए। और यहाँ ये भ्रामरी। अब उज्जाई, रेडी सर, देखिए इधर उज्जाई, ये देखिए, इसको इंगेज कीजिए। छोटा बच्चा जैसे खर्राटा लेता है, ठीक है, यहाँ से आपको ये एंटिसिपेट करना है कि यहाँ से हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, और सांस ले रहे हैं और आवाज़ निकलेगा खर्राटा जैसा। ऐसे देखिए, ये ले लिए, इंगेज कर लिए, और यहाँ ऐसे। अब खर्राटा इंटेंशनली निकालिए, लेकिन इतना ध्वनि ना करे, इतना ही कि बस खुद सुन सकें और जब तक कोई साथ में बिल्कुल टच ना हो जाए वो ना सुने। बहुत ज़्यादा आवाज़ साउंड निकालने का नहीं है, ये गला साफ करने का है। ऐसे गला से आवाज़, कल्पना कीजिए कि यहाँ से आवाज़ निकल रहा। उज्जाई बोलते हैं। अब आइए क्षणमुखी मुद्रा, इधर देखिए, ऐसा फुला के रखिए, ऐसा फिर से कीजिए। नाक से एक्सहेल करना है, ठीक है, आंख नहीं खोलना है। इन बिटवीन जब आपका मुंह भरा हुआ है बिल्कुल आंख मत खोलिएगा। आंख बंद करने के लिए अंगुली हम लगा रहे हैं, आंख बिल्कुल मत खोलिएगा, ठीक है। कायदे से जो 8 का स्पेल है पूरा कंप्लीट सेट में नहीं खोलना होता आंख, ठीक है, कंटिन्यू करना होता। ये देखिए, हाथ को पोजीशन करके रखिए, उंगली को पोजीशन, और मुंह में हवा भर लीजिए।
2 बार प्रॉपर तरीके से कीजिए। लास्ट 2। पहले मुंह में हवा भरिए, आंख कंटिन्यू बंद रखिएगा, आंख मत खोलिएगा इन बिटवीन भी। जितना लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं यही सच्चा परिणाम देगा। रिलैक्स। ओम चैंटिंग। लास्ट 2। पामिंग। आंखों पर रखिए हथेली को, क्योंकि आज तो आंख का कोई एक्सरसाइज नहीं किया। आंख का रख के और फिर फेस को सहलाइए। पूरा एनर्जाइज्ड है हमारा हथेली अभी। ये ग्रेविटी से ना यही एनर्जी आ जाता है। इसको वापस ले लेना है। और यहाँ शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ प्रणाम करेंगे अपने इष्ट देव को, भगवान भास्कर को, और आँखों को खोलेंगे हथेली पर और ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे सुंदर स्वस्थ काया देने के लिए। हम जो भी उपभोग कर पा रहे हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से, कामेंद्रियों के माध्यम से, ये सब आपके वजह से ही है। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ स्लोली सपोर्ट के साथ एग्जिटिंग फ्रॉम योग सेशन, और यहाँ खड़े हो गए और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ द बॉडी एक्सेल के साथ और यहाँ प्रॉपर पोज में आ जाएंगे। अपने वेशभूषा को भी ठीक कर लेंगे, बाल को भी ठीक कर लेंगे, चेहरा ठीक कर लेंगे थोड़ा, और तब ईश्वर के पास हम मुलाकात के लिए पहुँचेंगे। गायत्री मंत्र 2 बार चैंट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंपिंग एंड क्लैपिंग। तो यह था हमारा
आज का 23वां दिन।